हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एक होता है फाइनेंसिंग फंक्शन, एक होता है आपका इन्वेस्टिंग फंक्शन, और एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली ये आपके फाइनेंसिंग डिसीजन और आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन ही हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये देखना होता है कि हमें फंड्स कहाँ से रेज करने हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये देखना होता है कि फंड्स हमें कहाँ से रेज करने होते हैं, क्योंकि जो फंड्स हम रेज करने वाले हैं उनकी अपनी एक कॉस्ट होने वाली है, और उस कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। बात समझा? मतलब जब आप फंड्स रेज करते हैं, जब आप फंड्स रेज करते हैं तो इन फंड्स की, या जो फंड्स लेंडर हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। जो आपको फंड्स लेंड करते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने अगर आपको कोई पैसा दिया है तो हमें उस पैसे पे कुछ रिटर्न चाहिए आपसे। उस एक्सपेक्टेशन को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के चलते हैं। जैसे आप बैंक से लोन रेज करते हो, बैंक से लोन रेज करते हो से 100 लाख रुपीस का, आपने 100 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक आपको ये 100 लाख रुपए का लोन एवं ही नहीं दे देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे देगा। बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। से वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 12% पर एनम। तो सर इस 100 लाख रुपए को यूज करने की जो कॉस्ट है वो है आपका 12%। सिमिलरली अगर आप इक्विटी से पैसा इश्यू करते हो, आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे, ठीक है, मान लीजिए 200 लाख रुपए के, राइट। तो इक्विटी शेयर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें डिविडेंड देंगे, राइट। तो सर ये जो 200 लाख आपने रेस किए हैं इसके बदले में आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड क्या है? कॉस्ट। ये जो आपने लोन लिया था उसका 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, वो है कॉस्ट ऑफ लोन। और जो आपने डिविडेंड पे करना है इक्विटी पे, ये है आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि आप जो भी फंड्स रेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। क्या सीखेंगे? जो हम फंड्स रेस कर रहे हैं उस फंड्स की कॉस्ट कितनी है, राइट। तो हमारे पास कैपिटल कहां कहां से आ सकती है, पहले हम तो ये समझ लेते हैं। सर कैपिटल जो है वो आप कैपिटल जो है वो आप लॉन्ग टर्म डेप्ट के थ्रू रेस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म डेप्ट के थ्रू रेस कर सकते हो, या फिर आप ओन्ड मनी, या मैं कहूं कि आप शेयर कैपिटल के थ्रू, शेयर कैपिटल के थ्रू उसे रेस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आपके पास कौन कौन से सोर्सेस आएंगे? सर लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर हमारे पास एक सोर्स आएगा जिसे हम टर्म लोन बोलेंगे, और एक सोर्स आएगा हमारे पास डिबेंचर्स का या फिर बॉन्ड्स का, राइट। सिमिलरली शेयर कैपिटल में आप पैसा कहां कहां से रेस कर सकते हो? सर शेयर कैपिटल में आप पैसा प्रेफरेंस से इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से आप पैसा रेस कर सकते हो, या फिर आप इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हो। इक्विटी में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे,
या तो आप फ्रेश इशू करके पैसा रेस करें, या तो आप फ्रेश इशू करके पैसा रेस करें, या फिर आप रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल करें। बात समझा? तो कैपिटल हमारे पास कहां कहां से आ सकती है, फंड्स हमारे पास कहां कहां से आ सकते हैं? सर फंड्स प्रोक्योर करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस रहेंगे, एक रहेगा लॉन्ग टर्म डेब्ट और दूसरा रहेगा शेयर कैपिटल का सोर्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर हमारे पास टर्म लोन होगा, हमारे पास डिबेंचर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, और शेयर कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस और इक्विटी होगी। इक्विटी के अंदर फ्रेश इशू हो सकता है और आपका रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है। तो हमें हर इस कंपोनेंट का ये कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं, हमें हर कंपोनेंट की कॉस्ट फाइंड करनी है। टर्म लोन की कॉस्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे KTL, ठीक है। के किसको डिनोट कर रहा है? के डिनोट कर रहा है कॉस्ट को, तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन दैट इज KTL। डिबेंचर्स की कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे KD, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट को हम बोलेंगे KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फ्रेश इशू जो आप करेंगे उसको आप बोलेंगे KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो रिटेन्ड अर्निंग से आप पैसा रेस करेंगे या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसे आप बोलेंगे KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और जब आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो आप टर्म यूज करेंगे KO। तो KO will be stands for overall cost of capital, KTL stands for cost of term loan, KD stands for cost of debenture, KP stands for cost of preference share, KE stands for cost of equity and KR stands for cost of retained earning। तो पहले स्टेप के अंदर हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट सीखेंगे, और फिर सेकंड स्टेज में हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे। तो दो फेजेस में आपका ये चैप्टर डिवाइड रहेगा। पहले फेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट निकालेंगे और बाद में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अभी तक मैंने जितने ओवरव्यू से आपसे बात करी, इस ओवरव्यू में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। जितना मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया, इस ओवरव्यू में आपको अगर कोई डाउट है तो पूछिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया आप सभी को? क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो हमने फंड्स रेस करे हैं, उन फंड्स के बदले में हमें जो रिटर्न देना है उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं। इंडिविजुअल आइटम की हमें पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है और उसके बाद हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है। बताइए ऐसा क्यों करते हैं? हमें ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने की नीड क्या है? हमने जो ये फंड्स रेस करे हैं, इन फंड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? पहला जो नीड है कि आपने पैसा जो रेस किया है वो आप अपने पास नहीं रखेंगे। आपने जो पैसा रेस किया है उसे आप अपने पास नहीं रखेंगे, उस पैसे को आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि पैसा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए कि ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने फंड्स रेस किए हैं एट 12% इंटरेस्ट पे फ्रॉम डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर से पैसा रेस किया है और उनको आपको 12% का रिटर्न देना है, और आप इस प्रोजेक्ट को, इस पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाने का सोच रहे हो जो प्रोजेक्ट आपको 10% का रिटर्न दे, या फिर जो आपको 14% का रिटर्न दे, या फिर जो आपको 16% का रिटर्न दे। तो आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे? क्या आप 12% से फंड्स रेस करके उसे 10% पे इन्वेस्ट करोगे? क्या आप 12% पे फंड को रेस करके 10% पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? सर नहीं चाहेंगे। हम 10% पे तो कतई अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
14% और 16%, इन दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों हमें एडिशनल रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी पैसा आप रेस कर रहे हो उसकी एक कॉस्ट है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पैसा आप जिस प्रोजेक्ट में लगाओ उस प्रोजेक्ट से एटलीस्ट कॉस्ट तो बाहर आए। अगर फंड्स की कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे तो प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, शेयर होल्डर्स को क्या दोगे? बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है फंडा? ये रिक्वायरमेंट है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करने की। दूसरा, आपको नीड क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करने की? सर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट करना है? ऑप्टिमम, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हमें रेस करना है। ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए। बात समझे? जहां पर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। मतलब हमें डेब्ट और इक्विटी का ऐसा मिक्स बनाना है, डेब्ट और इक्विटी का ऐसा मिक्स बनाना है जहां पर हमारी ये ओवरऑल कॉस्ट क्या है, जहां पर हमारी ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए। सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना भी हम अभी सीखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे? नहीं, आपका सेकंड चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करने के बाद जो अगला चैप्टर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही है। उस चैप्टर में आप सीखोगे कि आपको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर पिक करना है, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। बात समझ में आया? इसके बाद तीसरा, आपको नीड क्यों है? आपको क्रेडिट पॉलिसीज फ्रेम करनी होती हैं। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है कि सर आप अपने कस्टमर को कितना उधार देंगे, आप अपने कस्टमर को कितना उधार देंगे, कितना उधार मतलब कितने दिन का उधार देंगे, ठीक है ना? आप अपने कस्टमर को कितने दिन का उधार देंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैसे डिपेंड करता है, जरा आप ये समझाइए। देखो, आपने जो गुड्स बनाए हैं, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं और सेल करे हैं, इनके प्रोडक्शन पे फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इनके प्रोडक्शन में फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मान लीजिए आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं 10 रुपए के और उनको बेचा है 12 रुपए में, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। और आपने अपने कस्टमर को उधार दे दिया, सपोज करो 4 महीने का, और इस 4 महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट सपोज कर लो, इस 4 महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट 3 रुपए की है। मतलब तुम कमाओगे 2 रुपए, लेकिन जो पैसा तुमने इसके अंदर लगाया हुआ है उस पैसे पे तुम्हारा 3 रुपए का नुकसान हो गया। तो मतलब तुमने 2 रुपए कमाए और 3 रुपए गवाए, यानी कि तुम्हारा नेट लॉस कितने का हो गया? -1 का। तो तुम कोशिश करोगे कि क्रेडिट पीरियड कम रखो। हो सकता है कि तुम उसे 1 ही महीने का क्रेडिट दो, हो सकता है तुम उसे 2 महीने का क्रेडिट दो, लेकिन अगर तुम 4 महीने का क्रेडिट देते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट का नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 3 रुपए का। तुमने जिससे फंड्स ले रखे हैं वो तुमसे कितना इंटरेस्ट मांगेगा? वो तुमसे 3 रुपए का इंटरेस्ट मांगेगा, और तुम अपने कस्टमर से कितने रुपए कमा रहे हो? केवल 2 रुपए ही कमा रहे हो। तो बाबू आपको इस चीज में भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर को कितना क्रेडिट दें, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे पे इंटरेस्ट चालू है। समझा मेरी बात? 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। सबसे पहला रीजन है कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना होता है ऐसा जिसमें डेट और इक्विटी मतलब ओन्ड फंड्स और लोन फंड्स ऐसे हो कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आए? हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑप्टिमल आए। इसके बाद हमें क्रेडिट पॉलिसीज को फ्रेम करना होता है। क्रेडिट पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए मतलब कस्टमर को कितने टाइम का उधार दे, यह भी किस पे डिपेंड करेगा? यह भी डिपेंड करेगा कि आपके फंड्स की कॉस्ट कितनी है। राइट? यहां तक मैंने जो ज्ञान दिया आपको वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यहां से जो ज्ञान भेजा गया इंटरनेट के माध्यम से वो ज्ञान आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा?
बात करते हैं सबसे पहले हम हमारे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन की। बिल्कुल आसान है। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कैसे फाइंड होगा, आप मेरे साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, जिसे आप शॉर्ट में KTL भी बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। KTL is equals to interest 1 माइनस टैक्स रेट। सर ये इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ रहा है, ये आपने इसके साथ 1 माइनस टैक्स रेट क्यों मल्टीप्लाई करवाया है? देखिए, जब हम इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास निकल कर आती है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आफ्टर टैक्स सेविंग। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आफ्टर टैक्स सेविंग। सर आप हमें फाइनेंस पढ़ा रहे हो, फाइनेंस में टैक्स सेविंग, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जरा ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसा दिखता है? सर सबसे पहले आप इसमें सेल रिकॉर्ड करते हो और सेल में से आप जितने ऑपरेटिंग के खर्चे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग के खर्चे हैं, मतलब कि बिजनेस चलाने के जितने भी खर्चे हैं, इनको आप इसमें से माइनस कर देते हो और जो रिजल्ट आता है उसे आप बोलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर इसे बोला जाता है EBIT। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT। EBIT का मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इस EBIT में से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस किया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसे बोला जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और इस अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसे आप बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने टैक्स कब पे किया? आपने टैक्स कब पे किया या किस अमाउंट पे आपने टैक्स पे किया? आपने जो टैक्स का कैलकुलेशन किया वो अर्निंग्स बिफोर टैक्स पे किया। और ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स कैसे आई? इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर दिया गया था। ये इंटरेस्ट का खर्चा क्यों माइनस कर दिया गया था? मैं उम्मीद करता हूं आप सबने टैक्स पढ़ रखा है, तो आपने एक सेक्शन नंबर 36 पढ़ा होगा अंडर द हेड PGBP, और उस सेक्शन में लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई लोन बोरो किया है और उसको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस पे आपने अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट करी है तो ये आपका एक एलिजिबल एक्सपेंस है, इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर सकते हो। और अगर आप खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते हो तो सर ये आपका जो प्रॉफिट होता है उसे रिड्यूस कर देता है। प्रॉफिट रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? सर प्रॉफिट रिड्यूस करने का मतलब यह हुआ कि हमारा टैक्स भी रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है, ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है, ये हमारे लिए क्या लेकर आता है? ये हमारे लिए टैक्स सेविंग्स लेकर आता है, ये हमारा टैक्स बचाता है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी पूरा हमें क्लियर नहीं हुआ। जरा एक और बढ़िया सा एग्जांपल दो और क्लैरिटी दो आप हमको।
ठीक है, कोई बात नहीं, देते हैं आपको क्लैरिटी। देखिए, दो कंसर्न्स हैं, एक कंसर्न है एक्स लिमिटेड और एक कंसर्न है वाई लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड है ये लीवर्ड कंसर्न है और ये जो वाई लिमिट है ये अनलीवर्ड कंसर्न है। सर ये लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है? लीवर्ड का मतलब जिसने डेप्ट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज किया है उसे हम बोलते हैं लीवर्ड, और ऐसा व्यक्ति जिसने डेप्ट यूज नहीं किया है उसे बोलते हैं अनलीवर्ड। तो एक्स लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रखा है और वाई लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं ले रखा है। दोनों लोगों का जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो सेम है। इसने भी 100 लाख रुपए कमाए हैं और इसने भी 100 लाख रुपए कमाए हैं, माइनस इंटरेस्ट। ये मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, ये मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं। मान लीजिए इसके पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 30 लाख रुपीस का, इसके पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 30 लाख रुपीस का, और क्योंकि ये अनलीवर्ड फर्म है तो इसके पास कोई भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं है। इसका ईबीडीटी आ रहा है 70 लाख का और इसका आ रहा है 100 लाख का। इसे अपन क्या बोलेंगे? अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ईबीटी। अब ईबीटी में टैक्स माइनस किया जाएगा। सपोज कर लीजिए टैक्स का जो रेट है वो 50% है और ये 50% किसका लगेगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स का। मतलब 70 लाख का अगर आप 50% निकालोगे तो सर आएगा 35 लाख, और अगर आप 100 लाख का 50% निकालोगे तो आएगा आपके पास 50 लाख। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दोनों जो कंसर्न्स हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दोनों की जो अर्निंग्स हैं वो 100 लाख की है। दोनों लोग 100 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जो हमारी एक्स लिमिटेड है वो 35 लाख रुपीस का टैक्स देती है और जो हमारी वाई लिमिटेड है वो 50 लाख रुपीस का टैक्स देती है। यानी कि टैक्स सेविंग्स टू एक्स लिमिटेड कितनी है? सर एक्स लिमिटेड को टैक्स सेविंग हो रही है 15 लाख रुपए की। टैक्स सेविंग कितने रुपए की हो रही है? 15 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो रही है। और इस टैक्स सेविंग का रीजन क्या है? ये टैक्स सेविंग एक्स लिमिटेड को क्यों हुई? दोनों ने तो सेम ही प्रॉफिट कमाया था। फर्क कहां आ गया? फर्क ये आ गया कि एक्स लिमिटेड ने लिवरेज का इस्तेमाल किया है, डेप्ट का इस्तेमाल किया है, और वाई लिमिटेड ने कोई भी डेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। रीजन है कि एक्स लिमिटेड ने यूज किया है डेप्ट इन हिज कैपिटल स्ट्रक्चर, और डेप्ट यूज करने की वजह से हमें टैक्स सेविंग आई। सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट 30 लाख माइनस 15 लाख पड़ा, यानी कि 15 लाख। मतलब सर ये 30 लाख हमारी जेब से गए, ये हमारे आउटफ्लो, और ये हमारे 15 लाख रुपए सेव हो गए। और पैसे का ना जाना, पैसे का ना जाना आने के बराबर होता है, आने के बराबर है। बोलो भाई, हां कि ना? आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो वो एक तरीके से पैसे का आना ही है ना। आपने 15 लाख रुपए बचा लिए तो वो 15 लाख क्यों बचाए? क्योंकि आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट रखी हुई थी और उसको आपने 30 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया, तो आपकी जेब से 30 लाख रुपए गए और इस 30 लाख ने तुम्हारी जेब से 15 लाख रुपए निकलने से बचा लिए। और अगर इसने 15 लाख रुपए निकलने से बचा लिए तो ये एक तरीके का आपके लिए इनफ्लो हो गया। मतलब नेट आउटफ्लो जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ? नेट आउटफ्लो जो हुआ वो 15 लाख रुपए का हुआ। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले में रख दूं जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, तो इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो? इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो? सर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 30 लाख रुपीस का। टैक्स रेट हमने कितना यूज किया था?
सर टैक्स रेट हमने 50% यूज किया था और 50% को हम लिख सकते हैं 0.50, यानी कि सर यहां पर हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो 15 लाख रुपीस की निकलेगी। मतलब आपको इतना तीमझाम करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करके नेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सर इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हम लॉन्ग टर्म डेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी हम लॉन्ग टर्म डेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, टैक्स सेविंग मिलेगी। तब हमें क्या मिलेगी सर, तब हमें टैक्स सेविंग्स मिलेंगी। बताइए मेरे बच्चों, क्लियर हुआ फंडा आपको? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्लियर हुई आप सभी को? पक्का से, पक्का से क्लियर हुई? पक्का से, चलो सर क्लियर हुई है तो आप एक एग्जाम्पल मुझे अब करके बताओ, आप मुझे एक एग्जाम्पल करके बताओ। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड raises term loan of rupees 20 lakhs at 10% interest per annum. Calculate cost of term loan if tax rate is 30%। अगर आपका टैक्स रेट 30% है तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कितने रुपए की निकलेगी? अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो आंसर आता है वो हमेशा परसेंटेज में आता है। आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा परसेंटेज में आएगा। चलिए मैं आपको ये करा देता हूं। देखिए हमने क्या किया है सर, हमने 20 लाख रुपए का लोन रेस किया है, 10% के इंटरेस्ट पे रेस किया है और हमें टर्म लोन कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट हमारा 30% है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितने रुपए का आएगा सर? मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा 20 लाख का 10%। 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्या निकलेगा? मेरा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकलेगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितने का है सर? इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, टैक्स रेट है 30% का और लोन का अमाउंट है सर आपके पास 20 लाख रुपीस का मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख रुपीस इंटू 100। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 7%। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन आपने करी है, इस कैलकुलेशन को हम क्या बोलेंगे? इस कैलकुलेशन को बोलेंगे हम लोग आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी है सर? सर ये आम जिंदगी है। अब हम बात करते हैं सीए वाली जिंदगी की। सीए जिंदगी, जो बच्चा एफएम पढ़ रहा है वो इसका आंसर कैसे निकालेगा? जो बच्चा एफएम पढ़ रहा है वो कहेगा KTL इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, और इंटरेस्ट पे वो लिख देगा 10%। 10% कहां से आया? क्योंकि सर इंटरेस्ट का रेट 10% है। 10% 1 माइनस 0.30, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितने का आ जाएगा? 7% का। तो जो बच्चे चिल्लड़ बीकॉम वीकॉम कर रहे हैं वो लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अपन लोग सीए कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है हम लोग, और जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं वो लोग दिमाग लगाते हैं, और राइट वे जो होगा वो आपका होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। सीधे सीधे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 7% का। राइट, यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर हुई? यहां तक मेरी बातें आप लोग को क्लियर हुई? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन सबको समझ में आया? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन सबको समझ में आया?
कॉपी कर लीजिए, दोनों मेथड्स कॉपी कर लीजिए। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, मुझे पता नहीं आप लोग बाद में कॉपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, फटाफट से कॉपी कर लीजिए और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही करिएगा। आम जिंदगी और सीए जिंदगी इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी और आपके रिटेंशन जो होगी वो ज्यादा समय तक रहेगी। हमेशा जब भी आप कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही निकलेगी। कॉस्ट हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही निकलेगी। साथ में कैलकुलेटर रखिएगा, मोबाइल का कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करिएगा। साथ में कैलकुलेटर होना जरूरी है आपके, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर पे हाथ कैलकुलेटर पे हाथ नहीं बैठेगा और एग्जाम में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेक इट अ हैबिट। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप एग्जाम में विजय पा सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर देते हैं तो एग्जाम में वही आपके लिए घातक हो जाती है। एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेपर चाहते हो कि टाइम से कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट हो, तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन दी स्पीड। चलिए बढ़ूं आगे। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए बात करते हैं अब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की। बात करेंगे अब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को डिनोट किया जाएगा केडी से। डिबेंचर जो है मेरे बच्चे वो 2 तरीके का होगा। एक ऐसा हो सकता है कि आपका डिबेंचर इररिडीमेबल हो और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपका डिबेंचर रिडीमेबल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिडीमेबल और इररिडीमेबल का मतलब तो क्लियर है। रिडीमेबल वो सर जिसका पेबैक का टाइम फिक्स हो गया है और इररिडीमेबल वो जिसका पेबैक का टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, दैट इज इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल जो डिबेंचर है उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? इररिडीमेबल की कॉस्ट निकलेगी केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवाते हैं? ताकि रिजल्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। और अगर आपका डिबेंचर इररिडीमेबल है तो इररिडीमेबल के बेस में आपके पास जो केडी निकलेगा वो होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सर ये क्या है, फॉर्मूला है क्या है सर इतना बड़ा? कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए वेयर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग्स। इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग्स। एनपी या फिर आईवी, एनपी या फिर आईवी ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ये रिप्रेजेंट करेंगी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स या फिर इसको मैं यूं बोलूं कि ये है आपकी इशू वैल्यू आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू वैल्यू आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट।
और अगर आपको इशू वैल्यू नहीं दी है तो इशू वैल्यू की जगह पर आप करंट मार्केट प्राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इशू वैल्यू नहीं दी है तो उसकी जगह पर आप करंट प्राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जरा आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल बच्चे, क्यों रोशनी नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है डिबेंचर को इशू करने के एक्सपेंसेस। डिबेंचर को इशू करने के जो एक्सपेंसेस हैं उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेंगे। जैसे हो सकता है सर हमें प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़े, हो सकता है हमें उसका एडवर्टीजमेंट कराना पड़े, हो सकता है हमने अंडरराइटर को हायर किया हो और अंडरराइटर को हमें क्या देनी पड़े, कमीशन देनी पड़े। तो ऑल दीज आर टर्म्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो डिबेंचर को इशू करने के जो खर्चे हैं उन्हें हम बोल देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट क्या हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग। डिबेंचर भी आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है और इसमें भी आपको टैक्स सेविंग मिलती है, राइट। एनपी और आईवी, यहां पर मैंने एनपी यूज किया हुआ है और यहां पर मैंने वर्ड आईवी यूज किया हुआ है। एनपी और आईवी का मीनिंग सेम है, दिस इज इशू वैल्यू आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू वैल्यू ना दी हो तो जो करंट मार्केट प्राइस है डिबेंचर का उसे आप पकड़ के चल लेंगे। इसके बाद सर ये आरवी क्या है, ये आरवी क्या है? आरवी है रिडम्पशन वैल्यू। आरवी है आपका रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है सर। सर ये आपने आरवी माइनस आईवी को एन से डिवाइड किया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन, कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। सर इसका मतलब देखिए, मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू किया है, सपोज कर लीजिए आपने डिबेंचर इशू किया है 100 रुपए पे और आप इसे रिडीम करेंगे 120 रुपए पे, और आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड है एन वो है 5 इयर्स का। ये क्या है, मैच्योरिटी पीरियड। मतलब इस डिबेंचर को आपको 5 साल के अंदर रिडीम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम 100 रुपए लेकर आए हो और 120 रुपए पे करोगे, मतलब तुम 20 रुपीस एक्स्ट्रा पे करोगे। तुम 5 साल तक उसे इंटरेस्ट तो दोगे ही, 5 साल तक इंटरेस्ट तो दोगे ही, और जब तुम फाइनल पेमेंट करोगे तो फाइनल पेमेंट पे तुम 20 रुपए उसे एक्स्ट्रा दोगे। अब ये जो तुम 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या ये 1 साल का खर्चा है? नहीं सर, ये 5 साल का खर्चा है। तो हम इसको 1 साल में कन्वर्ट कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 20 को जब आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1 साल का खर्चा निकल आया 4 रुपए। इसका मतलब हम उसे इंटरेस्ट देंगे, ये हमारा 1 साल का खर्चा है, और हम उसे 4 रुपए एक्स्ट्रा देंगे 1 साल में, ये हमारा खर्चा है। इसलिए हमने यहां पर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी अपॉन एन रखा हुआ है। ये आपकी रिडम्पशन कॉस्ट पर एनम है या फिर पर ईयर है, आप ये बोल सकते हो। और नीचे सर आपने आरवी प्लस आईवी डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है बच्चे? ये हमने फाइंड किया है कि हमने एवरेज फंड्स कितने यूज करे हैं, एवरेज फंड हमने कितने यूज करे हैं उससे हमने इसको डिवाइड करवाया है। बताइए, फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? इफ यस देन प्लीज यहां तक कॉपी करिए, एंड इफ नो देन आस्क द डाउट। फॉर्मूला अगर यहां तक क्लियर हुआ देन इट्स ओके, इफ नॉट देन आस्क द डाउट। अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे अभी तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। टिल देन अभी आप इतना कॉपी करिए फटाफट से।
हाँ जी, डन विथ कॉपिंग, कॉपी कर लिया बच्चों? चलिए मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए कॉपी कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड है, इसने इशू करे हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। फ्लोटेशन कॉस्ट जो आई है फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी जो आई है वो आई है ₹2 पर डिबेंचर। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ टैक्स रेट इज 40%। एज्यूम करिए हमने डिबेंचर्स को इशू किया है ए पॉइंट एट पार, बी पॉइंट एट 10% डिस्काउंट एंड सी पॉइंट एट 10% प्रीमियम। आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी अगर डिबेंचर्स को पार पे इशू किया गया है, अगर डिबेंचर्स को 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है और अगर डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो सर सबसे पहले अपन पकड़ लेते हैं पार वाला केस। सबसे पहले अगर हम पकड़ लें इशूड एट पार, इशूड एट पार का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू हुआ, दैट इज एट ₹100। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू हुआ। आपको यह बताना है कि हमारी जो नेट प्रोसीड्स रही होंगी, मतलब जो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ होगा वो कितना होगा। सर कंपनी ने डिबेंचर 100 रुपए पे इशू किया लेकिन कंपनी को 2 रुपए का फ्लोटेशन पे खर्चा आ गया, यानी कि कंपनी की जेब में कितने रुपए आए। सर कंपनी की जेब में 98 रुपीस के आए। अच्छा जरा ये बताओ कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा कितने का है। सर कंपनी इंटरेस्ट 12% पे देगी। क्या कंपनी ये 12% 98 का देगी कि 100 का देगी। हमेशा एक बात ध्यान रख लो कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू का होता है, चाहे ये पार पे इशू हो, चाहे ये डिस्काउंट पे इशू हो, चाहे ये प्रीमियम पे इशू हो। इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाएगा, फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। नोट कहीं पर डालना है तो यहां पे डाल दीजिए नोट। नोट इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज पे किया जाता है ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर।
कोई कुछ भी बोले, डिबेंचर कितने पे भी इश्यू हो, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे। यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा कितने रुपए का आ जाएगा सर? इंटरेस्ट का खर्चा 12 रुपए का निकल के आ जाएगा। ठीक है सर। अब सर आप इसे ये बताइए कि रिडम्पशन कब होना है? रिडम्पशन कब होना है? क्या क्वेश्चन में रिडम्पशन की डेट गिवन है? सर क्वेश्चन रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, और अगर क्वेश्चन रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये आपके डिबेंचर्स कौन से वाले हो गए? इररिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए। और अगर ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। यानी कि इंटरेस्ट आ रहा है 12 रुपए का, 1 माइनस 0.40, नेट प्रोसीड्स है सर 98 रुपीस की, मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको 100 से। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सर आपके पास रिजल्ट आएगा, मैं इसको जरा यहां से हटा देता हूं, पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपका जो सिंप्लीफाई होके निकलेगा, 12 का आप 60% कर दोगे तो ये आएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 7.2 को आप सर 98 से डिवाइड करिए, 100 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास सर रिजल्ट आ जाएगा 7.35% का। तो यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आएगी वो निकल कर आ जाएगी 7.35%। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं बी वाला पार्ट कराता हूं। साथ के साथ कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बी वाला पार्ट भी करा देता हूं कि अगर हमने इसे इशू किया है एट डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर हमने इसे 10% डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो सर 100 रुपए की चीज में 10 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि हमने इसे इशू किया होगा 90 रुपीस पे। हमने इसे इशू किया होगा सर 90 रुपीस पे, और हमारी सर जो नेट प्रोसीड्स आई होंगी वो आई होंगी 90 माइनस 2, यानी कि सर हमारी जेब में 88 रुपीस आए होंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट तो सर आपकी सेम रहेगी, 12% ऑफ ₹100, यानी कि 12 रुपए। अब अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला निकलेगा KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100, विच इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7.2 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट आ जाएगी आपकी 7.2 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100, 8.18, 8.18%। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं आपको। जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हुआ तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई। पहले हमारी कॉस्ट 7.35% आ रही थी और अब हमारी कॉस्ट 8.18% आ रही है। सर ये कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो गई? कॉस्ट इसलिए इंक्रीज हो गई, पहले कंपनी 98 रुपीस पे 7.2 रुपीस का इंटरेस्ट दे रही थी, उसकी जेब में 98 रुपीस आए थे, वो 98 रुपीस पे 7.2 रुपीस का इंटरेस्ट दे रही थी, लेकिन अब वो 88 रुपीस पे 7.2 रुपीस का इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो पैसा हमारी जेब में आया वो चेंज हो गया। अगर हमारी जेब में पैसा कम आ रहा है और इंटरेस्ट हम उतना ही दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले आप 98 रुपीस पे 7.2 रुपीस देते थे, अब आप 88 रुपीस पे 7.2 देते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा, जब भी डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जेब में कम पैसा आया है और कम पैसे के लिए हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब तीसरा केस आता है कि अगर हमने इसे इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अगर हमने इसे इशू किया है एट प्रीमियम ऑफ 10%,
अगर हम 10% के प्रीमियम पे इशू करते हैं, इसका मतलब सर ये हुआ कि हम 100 रुपए की चीज को 10 रुपए प्रीमियम पे इशू करेंगे, यानी कि हमारी जेब में आएंगे 110। नेट प्रोसीड्स सर आप निकालने जाओगे तो नेट प्रोसीड्स में 110 रुपए आपको मिलेंगे और 2 रुपए फ्लोटेशन के खर्च हो जाएंगे, यानी कि आपकी जेब में आएंगे 108 रुपए। इंटरेस्ट का खर्चा सेम रहेगा, इंटरेस्ट के खर्चे में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि वो 12 रुपए का ही निकलेगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में फर्क आ जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय इशू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 100, that is 7.2 divided by 108 multiplied by 100, 7.2 divided by 108 multiplied by 100, that is 6.66%, और इसे मैं राउंड ऑफ करा सकता हूं 6.67% पे। बोलिए बच्चा पार्टी, समझ में आया फंडा? फंडा क्लियर हुआ? डिबेंचर का फंडा क्लियर हुआ? क्लासेस समझ में आ रही हैं? बोरिंग तो नहीं लग रही आपको? मैं इस सब्जेक्ट को टैक्सेशन से ज्यादा एंजॉय करता हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो, और मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में भी आ रही होंगी। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं और रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, या एटलीस्ट आंसर्स तो कॉपी कर ही लीजिए, घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो सही आंसर पता लग जाएगा। ए वाले का आंसर आ रहा है 7.35, ए वाले का आंसर आ रहा है 7.35%, बी वाले का आंसर आ रहा था 8.18%, और सी वाले का आंसर आ रहा है 6.67%। ये हमने निकाले हैं आंसर, राइट? आगे बढ़ने की अनुमति है? आगे बढ़ने की अनुमति है? कॉपी कर लिया है कि बाद में करेंगे? कि समय दे दूं कॉपी करने का? कॉपी करेंगे कि आगे बढ़ जाऊं? कॉपीड। चलिए, बच्चों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि सर आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं एग्जाम्पल की, आप लोग नंबरिंग करते चलना, राइट? नंबरिंग करते चलना, और जो मैं ये आपको नोट्स लिखवा रहा हूं इन्हें आप अपने पास हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आने वाले हैं। इन नोट्स को हाईलाइट कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूं। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 10% डिबेंचर्स, इशू करे 10,000 10% डिबेंचर, इशू करे 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each to be redeemed after 6 years at premium of 5%. To be redeemed after 6 years at a premium of 5%. If tax rate is 30%, calculate KD assuming debentures are issued at A point,
par, B point 10% discount and C point 10% प्रीमियम। कर लीजिए कॉपी क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूं। एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू करे, 10% वाले 100 रुपए ईच का डिबेंचर था। 6 साल बाद इनका रिडम्पशन होगा 5% के प्रीमियम पे। टैक्स रेट जो है वो 30% का है। हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड करनी है। अगर डिबेंचर को इशू किया गया है पार पे, 10% के डिस्काउंट पे या फिर 10% के प्रीमियम पे। चलिए सर करते हैं सॉल्यूशन। ए वाला पार्ट कि अगर हमने इन्हें इशू किया है एट पार। अच्छा, सबसे पहले हमें जो जो चीजें चाहिए वो सभी चीजें आप लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं तो फॉर्मूला कहता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि मेरे पास 10,000 डिबेंचर है और हर डिबेंचर 100 रुपए का है और इंटरेस्ट रेट 10% का है। तो मेरे पास डिबेंचर्स कितने के हो गए? सर मेरे पास डिबेंचर्स हो गए 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय ₹100 ईच। तो मेरे पास डिबेंचर सर निकल कर आ गए 10 लाख रुपए के। और 10 लाख के डिबेंचर्स पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 10% ऑफ 10 लाख, यानी कि 1 लाख। अब इस तरीके से कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड। हम कैलकुलेशन करेंगे केवल एक डिबेंचर के लिए। हम कैलकुलेशन को किस पे बेस करेंगे? हम कैलकुलेशन को बेस करेंगे एक डिबेंचर के लिए, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल डिबेंचर। जो एक डिबेंचर की कॉस्ट है वही सभी डिबेंचर की कॉस्ट होगी। तो एग्रीगेट में कैलकुलेट ना करके आप किस में कैलकुलेट करेंगे? सिंगल में। इससे क्या होगा? इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप लैक्स वाली फिगर पकड़ोगे और इस फॉर्मूले में लैक्स वाली फिगर को लिखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल डिबेंचर को पकड़ के इन फिगर्स को आप इस फॉर्मूले में लिखोगे तो वो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी रहेगा। राइट, तो हम सिंगल डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात करेंगे। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? सर एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो हम कैलकुलेशन को एक डिबेंचर के लिए करेंगे, यानी कि हमारे इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी 10 रुपीस की। सर रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? रिडम्पशन वैल्यू है 100 रुपए का डिबेंचर 5 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी कि 105 रुपए पे रिडीम होगा। सर इशू वैल्यू क्या है? सर इशू कर रहे हो आप पार पे, तो आपके लिए आ गया 100 रुपए। इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट कोई नहीं है। इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट कोई नहीं है, तो जितने में इशू किया है वो पूरा पैसा हमारी जेब में आ जाएगा, यानी कि इशू वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए। एन कितना है? सर एन है हमारे पास 6 इयर्स का। ये सारे फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। टैक्स रेट हमारे पास कितना है? सर टैक्स रेट है हमारे पास 30%। अब इस सारी चीजों को फॉर्मूले में लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? सर फॉर्मूला बोलता है KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस IV होल डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस IV का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है 10, टैक्स रेट है 30% का, रिडम्पशन वैल्यू है 105 रुपए की, इशू वैल्यू है आपकी 100 रुपए की, लाइफ है आपके 6 साल की। होल को डिवाइड करवा दीजिएगा, 105 प्लस 105 प्लस 100 के एवरेज से और मल्टीप्लाई करिएगा 100 से। सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
10 का मल्टीप्लाई 0.7 से करेंगे तो आ जाएगा 7। 105 में से 100 जाएगा, बचेगा 5, 5 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.8333333333 और 105 और 100 का अगर एवरेज निकालेंगे तो आएगा 102.5। सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7.833333 डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू 100। इसको अपन सॉल्व करेंगे और ये आंसर आएगा आपके पास 7.64% का। क्लियर? आंसर आएगा 7.64% का। सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, एक बारी जरा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फैक्ट्स सारे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, कॉपी हो गया बच्चों? नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी कर लिया? जी सर, कर लिया। चलो अगला पार्ट करते हैं, बी वाला। बी वाले पार्ट में एट 10% डिस्काउंट था, तो अगर तुमने डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो इस केस में तुम्हारी जो इशू वैल्यू रही होगी वो रही होगी 100 माइनस 10, यानी कि तुम्हारी जेब में आए होंगे 90 रुपीज। सर रिडम्पशन वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, रिडम्पशन तो 105 पे ही होना है। सर लाइफ पे कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा, लाइफ तो 6 ही साल की है। सर क्या टैक्स रेट में कोई फर्क आया है? टैक्स रेट में भी कोई फर्क नहीं आया है, वो तो 30% ही है, सिर्फ इशू वैल्यू चेंज हुई है। केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सर आप ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख देते हो? सीधे सॉल्यूशन किया करो ना बच्चे। आप बार बार फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालो, इससे आपको फॉर्मूला रिटेन रहेगा। सेकेंडली एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन राइट रहेगा। हमेशा सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखो, एग्जामिनर को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम राइट फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो उस केस में आपको आएगी दिक्कत। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स, जो एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं ना, एग्जेम्पशन जो आती है, वो सब इन्हीं वजह से आती है। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। इंटरेस्ट का कॉस्ट सर 10 रुपए का है। टैक्स रेट सर हमारे पास 30% का है। आरवी रिडम्पशन वैल्यू हमारे पास 105 की है। इशू वैल्यू सर हमारे पास 90 रुपए की हो गई है। लाइफ 6 साल की है सर, डिवाइडेड बाय 105 प्लस 90 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व किया, सॉल्व करके आया सर 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 2.5 डिवाइडेड बाय 195 डिवाइड बाय 2 97.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 9.50 डिवाइडेड बाय 97.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। 9.74% का 9.74% का आपका केडी निकल कर आ जाएगा। राइट, आइए सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। नहीं सर हम करेंगे। नहीं बच्चों मैं करूंगा। नहीं सर हम करेंगे। चलो यार, तुम लोगों से कौन जीत पाया है, ये तुम ही लोग कर लो। अगर आपने 10% के प्रीमियम पे इशू किया होता डिबेंचर, तो आपकी कॉस्ट क्या आती? 10% के प्रीमियम पे अगर हमने डिबेंचर इशू किया होता तो आपकी कॉस्ट क्या आती? मैं फैक्ट्स लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको दिक्कत ना हो। इशू वैल्यू जो होगी वो होगी 100 प्लस 10 की, यानी कि 110 रुपए की। इसके बाद आपका एन तो सेम है 6 इयर्स का। टैक्स रेट आपका सेम है 30% का।
और आपकी रिडम्पशन वैल्यू भी सेम है 105 रुपए की। फटाफट से मेरे बच्चों मेरे को आंसर निकाल कर दे दो कि कितना आंसर आ रहा है अगर 10% प्रीमियम पे डिबेंचर को इश्यू किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा। हाँ जी बच्चों, आ गया। इंदू जी ने आंसर कर दिया है 5.73%। बाकी बच्चे भी आंसर कर दीजिए तो फिर हम इसको कंफर्म करें। इंदू जी कह रही हैं सर आंसर आ रहा है 5.73%। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट रहेगा सर 10 रुपए का, 1 माइनस 0.30। आरवी है सर आपके पास 105, इशू वैल्यू हो चुकी है सर 110 रुपए की, डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 110 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। 7 प्लस 105 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 0.833 माइनस का 0.833 डिवाइडेड बाय 105 प्लस 110 का एवरेज 107.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 7 माइनस 0.833333 बिल्कुल लास्ट तक लेके जाइएगा तो आपका आंसर सही आएगा। 6.16666 डिवाइडेड बाय 107.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सर आपके पास आएगा 107.5 इंटू 100। 5.736 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 7.74% ले लेते हैं और इंदू जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। सुप्रीत जी ने भी, अवलीन जी ने भी सही आंसर दे दिया है। इसका मतलब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, ये आप मुझे करके बता दो तो समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। राइट, एक्स लिमिटेड है, इसने इशू करे हैं 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी आई है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी आई है 2% ऑफ इशू वैल्यू, 2% ऑफ इशू वैल्यू। टैक्स रेट जो है वो है 25% का और मैच्योरिटी है आफ्टर, मैच्योरिटी है आफ्टर 5 इयर्स की। मैच्योरिटी कब होगी? मैच्योरिटी होगी 5 साल के बाद। आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज्यूमिंग debentures will be redeemed at A point, at par, B point, at
10% प्रीमियम। डिबेंचर्स कभी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होंगे। इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पर नहीं होगा। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आ रहा है। दोनों पार्ट आपके हवाले हैं मेरे बच्चों, मैं आप लोग की कोई मदद नहीं करूंगा इसमें। सही गलत जो आपसे बनता है, आप इसका सही आंसर मेरे को निकाल के दे दीजिए। सही गलत आपसे जो बन रहा है वो आप मेरे को बनाकर दे दीजिए, फिर हम इसको डील करते हैं। जल्दी से बच्चों कर दीजिए। हाँ जी, आया कोई आंसर अभी तक आपका कि नहीं आया? तो प्रीत जी कह रही हैं 9.5% आएगा पार का, तो एक आंसर तो मेरे पास आ गया है। पार का 9.5% की खबर उड़ती उड़ती आई है अभी मेरे पास। पार का आंसर 9.5% आ रहा है, ऐसी खबर उड़ती उड़ती आई है अभी मेरे पास। और प्रीमियम का आंसर 11.5% आ रहा है, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो प्रीमियम का आंसर 11.5%, पार का आंसर 9.5%। दो बच्चों के आंसर सेम आ रहे हैं। ओहो, इंदु जी ने कहा कि सर 11.5 नहीं आ रहा है, 7.11% आ रहा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब वैरायटी ऑफ आंसर्स आते हैं तो लगता है कि हाँ भाई चलो, कॉन्फ्यूजन है दूर किया जाए। कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा सा और जाना पड़ेगा अंदर, तभी बात क्लियर हो पाएगी। हाँ जी, बाकी बच्चे पार का आंसर तो लगभग सभी का सेम आ रहा है। आइए एक बारी चेक कर लेते हैं कि अगर पार पे हमने इशू किया है, अगर पार पे हमने इशू किया है तो क्या होगा। सर अगर आपने पार पे इशू किया है, सॉरी पार पे रिडम्पशन होगा, एट पार पे रिडम्पशन होगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया गया था कि इशू किस प्राइस पे हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया था कि डिबेंचर किस प्राइस पे इशू हो रहा है। तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो अपन मान लेते हैं कि फेस वैल्यू पे इशू हुआ है,
और फेस वैल्यू है आपकी 100। आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट 100 रुपए का 2% है, यानी कि 2 रुपए की है। दैट मीन्स आपका जो नेट प्रोसीड्स आपके हाथ में आया होगा वो आया होगा 100 माइनस 2, यानी कि आपकी जेब में आए होंगे 98 रुपीस, राइट। आपकी जो लाइफ है वो 5 इयर्स की है। आपका जो टैक्स रेट है वो आपका 25% का है, और आपकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है 100 रुपए। रिडम्पशन पार पे होना है, इसका मतलब फेस वैल्यू आपको पे बैक करनी पड़ेगी। केडी का फॉर्मूला क्या है सर? केडी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट कितने रुपए की आ रही है सर? इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है हमारे पास, ये तो आपने कैलकुलेट ही नहीं करी। इंटरेस्ट कॉस्ट सर हमारे पास आएगी 12% 100 रुपए का, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी सर 12 रुपए की। तो 12 1 माइनस 0.25 प्लस 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 12 का 0.75 करेंगे सर, आ जाएगा 9। 2 को 5 से डिवाइड करा देंगे, आ जाएगा 0.10 0.40 सर। 2 को 5 से डिवाइड कराना है, 100 माइनस 98 डिवाइड बाय 5, 0.40 divided by 99 multiplied by 100, that is 9.40 divided by 99 multiplied by 100। तो ये आ रहा है 9.494%। चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो 9.50% पे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, पार वाला। अब प्रीमियम वालों पे मेरे पास 2 अलग अलग आंसर आए हैं, तो इसको जरा अपन हैंडल करते हैं कि अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, एट प्रीमियम रिडम्पशन हो रहा है 10% के प्रीमियम पे आई थिंक कर रहे थे, यानी कि आप पे बैक करेंगे 110 रुपए। दैट मीन्स आपकी जो नेट प्रोसीड्स हैं वो तो सेम रहेंगी 98, आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा 12 रुपए, आपका जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा 25%, और आपकी रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी अब 110। फॉर्मूला केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 12, टैक्स रेट आ रहा है आपके पास 0.25, रिडम्पशन वैल्यू है 110, इशू वैल्यू है आपके पास 100, एन है आपके पास 5 होल डिवाइडेड बाय, सर ये 100 नहीं था, ये 98 था। फ्लो में गलती मत करिए। 110 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 5, ये आएगा आपके पास 2.4 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 104 मल्टीप्लाइड बाय 100। 11.4 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100, 11.4 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100, तो ये आ रहा है 10.96%। और आप लोग ने मेरे को आंसर दिया था 11.5 7.11। बताओ भाई मैं कहीं गलत हूं क्या? इंटरेस्ट 12 का था, नेट प्रोसीड्स आपके पास 98 की थी, आरवी आपके पास 110 का था। मैंने जहां तक है बिल्कुल सही किया है, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है। दिखा आप लोग को? सभी 7.11 पे लग गए थे आप लोग तो।
राइट आंसर जो आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 10.96। रिडीमेबल वैल्यू एंड इशू वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया था। देखो जितनी आसान चीजें होती हैं ना उतनी ही बाद में तकलीफ देती हैं, क्योंकि हम बहुत लाइट मोड में चले जाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है। देखो जैसे मैंने भी अभी गलती करी थी, मैं भी फ्लो में यहां पे 100 लिख गया था, यहां पे 100 लिख गया था। तो ये गलतियां होना बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे ही कंसंट्रेशन लेवल कम होता है आपका काम खराब हो जाता है। राइट, फिर हम पता है क्या बोलते हैं कि यार हम तो पेपर सही करके आए थे, इंस्टीट्यूट ने पता नहीं नंबर क्यों काट लिए। भाई जब आप फोकस्ड ही नहीं थे, आपने मिस्टेक करी है, इसी बात के आपके नंबर कटे हैं। इंस्टीट्यूट की कोई पर्सनल दुश्मनी तो हमसे है नहीं, हम मौका देते हैं उसको कि भाई नंबर काटो, तो नंबर कट जाते हैं हमारे। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा, अब एक काम की बात सुनिए, एक काम की बात सुनिए। अभी मैं आपको ये शीट ऐप पर अवेलेबल करवा रहा हूं, ये वाली शीट अभी मैं आपको ऐप पर अवेलेबल कराऊंगा, और इस शीट से आप क्वेश्चन नंबर 1, इस शीट से आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क पे रहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको मॉर्निंग वाला टाइम सुटेबल लग रहा है कि ये इवनिंग वाला टाइम सुटेबल लग रहा है? कौन सा टाइम आपको सुटेबल लग रहा है, मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग या इवनिंग? ओके 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 ओके, ठीक है। हिंदू जी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो मॉर्निंग के साथ है, ठीक है। अभी थोड़ा बैच साइज छोटा है, तो जैसा है उसी के हिसाब से बात करना पड़ेगा। चलिए, तो कल सुबह मिलते हैं आपको 8:30 बजे। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे हैं, ये आपको लगा के आने हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग करके आएंगे, और इसके आगे की चर्चा कल सुबह 8:30 बजे अपन लोग करेंगे। राइट बच्चा लोग, राइट? चलो, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू गाइस टुमारो।